बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और न्यूज़ कैफ़े में आज हमने दो मौज़ूआत को चुना है जिनके हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जिसके हवाले से हम बिल्कुल बात नहीं करना चाहते फ्यूचर में। हम चाहते हैं कि पोलियो से हमारा जो एक ताल्लुक़ बना हुआ है, जो हम नहीं चाहते, ये ख़त्म हो जाए। पोलियो पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में आज भी पोलियो के केसेस सामने आते रहते हैं, जिसके लिए हमारी हुकूमत और जो हमारे सेहत के इदारे से और ख़ास तौर पे पोलियो के ख़ात्मे के लिए जो टीमें काम कर रही हैं, वो बड़ी एक ईमानदारी के साथ और दिलचस्पी के साथ जो है वो इसको ख़त्म करने की कोशिश में लगी हुई हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम ये कह रहे होंगे कि पाकिस्तान भी पोलियो फ्री कंट्री है, और हम उसके बहुत करीब पहुंच भी चुके हैं। इस वक्त एक ऐसी मुहिम चल रही है, साल की बहुत बड़ी मुहिम है ये, और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, और इन पोलियो के कतरों के साथ साथ बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं इस दफ़ा। तो हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास डॉक्टर मौजूद हैं। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन से भी आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर गफरान चिश्ती साहब, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता कई सालों से पोलियो के ख़ात्मे के लिए जो कोशिशें जारी हैं, और जो भी हुकूमत आती है वो अपना किरदार अदा करती है, और मतलब सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी जो हैं वो अपनी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। कभी मुझे याद है कि कभी मतलब आज से कोई 30 साल पहले इस नंबर्स जो है ना कई हज़ारों में होते थे कि इस साल जो है ना इतने हज़ार पोलियो के केसेस आए। ऐसा ही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो सैकड़ों में आए, सैकड़ों के बाद डबल डिजिट्स में आए, और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई हम डबल डिजिट में इस साल नहीं आए। कि हम एक्चुअली किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं, ज़रा इस हवाले से बयान कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी पॉजिटिवली हम लोग मूव कर रहे हैं, और इस साल 2021 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक केस है जो अब तक जो है हमें डिटेक्ट हुआ है, वो भी बलूचिस्तान के एक कस्बे से हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं, शुक्र। और हम कह सकते हैं कि अगर अब थोड़ी सी अगर हम एफर्ट्स और कर लें और पूरी कौम अगर कोऑपरेट कर ले, तो जो ये दीवार गिर रही है पोलियो की, इसको इंशाल्लाह ये लाज हम धक्का लगा के अपने मुल्क से ख़त्म कर सकते हैं, और हम अपने मुल्क को पोलियो फ्री कर सकते हैं। तो इस वक्त पूरी कौम से और हमारी पूरी टीम को तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, जितनी पोलियो वर्कर्स की टीम्स हैं उसमें जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो उनके ड्राइवर्स हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, ख़वातीन मर्द, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि भाई आप लोगों की एफर्ट से, आप लोगों की जो काविशें हैं वो रंग ला रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक केस डिटेक्ट हुआ है, वो भी बलूचिस्तान से। सिंध से कोई केस नहीं है, पंजाब से कोई केस नहीं है, सरहद के भी से कोई केस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करे कि बस ये जो एक केस है ये आखिरी केस हो, इसके बाद कभी पाकिस्तान से पोलियो डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, और पूरी कौम को चाहिए कि कोऑपरेट करें। पोलियो टीमें, अब ये मुहिम शुरू हो गई है मंडे से, यानी जो कल से शुरू है, 1 हफ्ते चलेगी, और 4 करोड़ बच्चे जो हैं उसको पोलियो ड्रॉप दिए जाएंगे। घर घर आपके पास लोग आएंगे, आपको चाहिए कि उनसे कोऑपरेट करें, उनके साथ उनको वेलकम करें, और अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं, ताकि आपके बच्चे, हमारा मुस्तकबिल इस बीमारी से जिसका कोई इलाज नहीं है महफूज हो जाए। बिल्कुल सही। पाकिस्तान का मुस्तकबिल और आपके बच्चों का अपना मुस्तकबिल, मतलब वो महफूज हो सके। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी किस तरह मुतासिर होती है, उससे जुड़े हुए पूरे लोगों की ज़िंदगी कैसे मुतासिर होती है, और उसकी आने वाली नस्ल की ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। तो ये बहुत एक देखें ना आप, मैं और आप तो ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे डेकेड्स गुजार चुके हैं। अब हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ये तो वो उनको संभालना है ना मुल्क को आके। वो हमारा फ्यूचर है। अगर हमारा फ्यूचर फालिज ज़्यादा होगा
उसकी कोई टांग माजूर होगी, वो काम करने लायक नहीं होगा, तो कैसे हम लोग तरक्की कर पाएंगे। और पूरी दुनिया इस बीमारी को ख़त्म कर चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान एक कंट्री है और एक अफगानिस्तान जिसमें स्टिल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि इस साल सिर्फ एक केस डिटेक्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा खुशी है। अगर थोड़ा सा पूरी फॉर्म कोऑपरेट कर ले, टीमें तो आ रही हैं, आपके पास आ रही हैं, वो तो कंटिन्यूस आ रही हैं, वो तो अपना फ़र्ज़ समझ के आपके घर पे पहुंच रहे हैं। बस आपका काम ये है कि अपने छोटे 1 दिन से लेके और 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप डलवा लें। वो आपके बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और उस मुस्तकबिल को हमें जो है रोशन करना है। वो उसी सूरत में मुमकिन होगा कि आप कोऑपरेट करें, आप किसी जो अफवाह है उस पर कंसीडर ना करें, उस पर कान ना धरें। आप सच यही है कि पोलियो एक ख़तरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो आपसे गुजारिश मेरी यही है, इस चैनल के थ्रू, आपके प्रोग्राम के थ्रू पूरी कौम से, कि भाई आपके घर अगर पोलियो टीम आती है तो आप अपने बच्चों को ड्रॉप्स पिलवाएं ताकि वो इस महलिक बीमारी से बच सकें और हमारा फ्यूचर रोशन हो। बिल्कुल सही। और बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ वो लोग जिन्होंने, वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो डिसेबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम उनको भी सैल्यूट पेश करते हैं और हम इन अपने बहन भाइयों को हम स्पेशल तो कहते हैं कि दे आर स्पेशल, मगर हमारी तरफ से कोई स्पेशल बिहेवियर उनके लिए नहीं होता है। वो बड़ी अंदर ही अंदर वो तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारे यहाँ उन्हें वो सहूलतें वो मुयसर नहीं है। उस तरह तालीम हासिल करने से लेके नौकरी हासिल करने तक उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। खैर, एक वक्फ़े की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फ़े से वापस आते हैं तो इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला डॉक्टर साहब से जारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों की कॉल्स भी अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल कर सकें। मिलते हैं एक छोटे से वक्फ़े के बाद। देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए अब तक। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं पोलियो मुहिम के हवाले से। एक ऐसी मुहिम का आगाज़ होने वाला है जिसमें 4 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और इन पोलियो के कतरों के साथ साथ विटामिन ए के कतरे भी बच्चों को पिलाए जाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर गफरान चिश्ती साहब मौजूद हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। वक्फे से पहले इनसे गुफ्तगू हो रही थी और ये गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल जारी है। आइए इनसे मज़ीद बातचीत करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपने जिस तरह आवाम से, नाजरीन से भी रिक्वेस्ट की कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इस पूरे साल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ही बच्चा अभी तक जो है वो पोलियो का शिकार सामने आ सका है और ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। हमारी मेहनतें रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं। सर, जहां अवाम ने सपोर्ट किया है, जिसका रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हुए, तो इस सपोर्ट के साथ साथ क्या अभी भी ऐसे केसेस भी मौजूद हैं जो पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाने से इनकार कर देते हैं या जो रिफ्यूज़ल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त भी जो है पोजीशन यही है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं मौजूद कि जहाँ रिफ्यूज़ल हैं, जहाँ लोग नहीं इनकार कर रहे हैं। अभी भी उनके जहन में कुछ जो इस शुबहात हैं कि शायद इस पोलियो वैक्सीन के अंदर कुछ ख़राबी है, ये हमारे बच्चे को नुकसानदेह साबित हो सकती है, उससे कोई माजूरी उसमें हो सकती है, उससे बांझपन यानी स्टेरिलिटी हो सकती है। ये तमाम हैं उनके जहन के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया है और तमाम हमारी पूरी कौम, जितने हमारी जो लीडरशिप है, तमाम सब कोशिश यही कर रहे हैं कि उनके जहन में जो शकूक शुबात हैं उनको निकाला जाए। और मेरी भी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। पूरी दुनिया के बच्चे इस वक्त पोलियो फ्री हो चुके हैं, उनकी जनरेशन में किसी बच्चे को पोलियो नहीं है। हमारे यहाँ अब तक जो रूमर्स हैं, जो अफवाहें फैली हुई हैं, आप उन पर कान ना धरें, वो अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं। और आजकल आप मीडिया पे देखें कि फुल जो है पैकेज चल रहा है। मंडे से ये मुहिम शुरू हुई है, टीम आज ये दूसरा दिन है और ये पूरे हफ्ते आपके पास आएंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को आपके लिए सही। अब सर, ये जो हमारी सोसाइटी में जो मजहबी, सियासी और समाजी कायदीन हैं और या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो स्पोर्ट्स से या मीडिया से रिलेटेड,
इन सब का क्या किरदार नजर आता है आपको इस कैंपेन के सबसे हवाले से? अहम किरदार इन्हीं का है। आप देखें ना, आप पॉलिटिक्स में अगर पॉलिटिशियंस हैं जो हेड्स हैं, वो अपनी पार्टी के थ्रू, अपने कारकुनान के थ्रू, जो उनकी जो नीचे की लीडरशिप है उसके थ्रू, गली गली मोहल्ले में लोग मौजूद हैं ना, उनके वर्कर्स, एक पूरा एक नेटवर्क मौजूद है। जी जी जी। उस नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हमारे जो स्टार्स हैं, जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो आके, आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं, फ्रंट पे आ रहे हैं। आप देखें मीडिया पे रोज़ाना उनके लोग आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोग बाकायदा कमर्शियल बना के और उसको तमाम पूरे मीडिया पे उसको भेजा जा रहा है। क्रिकेटर्स हैं, तमाम लोग हैं, सब इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होते तो ये हम कहाँ कैसे पहुँचते? बिल्कुल सही। ये जो हमारा सक्सेस है, जिसमें अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक केस आया है और एक रोशन कल की नवीद नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह कल हम जब उठें तो एक ऐलान हो रहा हो, WHO कह रही हो कि जी पाकिस्तान पोलियो फ्री हो चुका है और अब पाकिस्तान में कोई पोलियो केस नहीं है। और फिर हो सकता है कि जो आप लोग भी परेशान होते हैं और हमारी जो टीम्स काम कर रही हैं, जो आपके घर आ रही हैं, पोलियो ड्रॉप्स डाल रही हैं, तो फिर हो सकता है पोलियो ड्रॉप्स ख़त्म करके इंजेक्टेबल पोलियो पे आ जाएँ। और इंजेक्टेबल पोलियो पूरी दुनिया पर लग रहा है कि जब आप एक दफ़ा इम्यूनाइज कर लेते हैं पूरी कम्युनिटी को, तो फिर पोलियो ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ पोलियो इंजेक्टेबल लगता है, वो वैक्सीन के साथ मिक्स होकर आपको लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपका कॉपरेशन है, ये मुहिम आपके पास आज और कल में और आने वाले वक्तों के अंदर आपके पास लोग आते रहेंगे, आप पिलाते रहें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो पोलियो से आज़ाद होगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो लोग इनकार करते हैं कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे, उनकी बहुत सारी रीज़न उनके जहन में हो सकती हैं कि ये हराम है, इसमें ऐसी चीज़ है या वैसी कोई जो हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, या उनका तौलीदी निज़ाम मुतासर हो सकता है या कुछ भी। उनको किस तरह कन्विंस किया जाता है और क्या वो मान जाते हैं? और इस बारे में थोड़ा देखिए, मसला है ना कि एक तो एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ, हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा हम लोग जो है वो रूमर्स को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, फ़ौरन ले लेते हैं कि हाँ ये सच है, सच मान लेते हैं। और वो सच मानकर और उस पर इतना ज़्यादा फिर उसको सोचते नहीं, उसकी तहकीक नहीं करते, यानी तकलीद करते हैं। एक होती है तकलीद, यानी आपने फॉलो कर दिया, जिसने कह दिया आपने, आप तहकीक करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल उठता है तो आप तहकीक करें, और आपका जो सबसे रिस्पॉन्सिबल, जिसको आप समझते हैं, जिसके जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, उसके पास जाके उससे मशवरा करें। बिल्कुल सही सर। आज के दौर में तो तहकीक करना बहुत आसान हो चुका हुआ है। आपने सर मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी इंटरनेट आपकी पहुंच में है, आप किसी भी चीज़ के बारे में तहकीक कर सकते हैं कि क्या सच क्या है और झूठ क्या है। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं और इस हवाले से बातचीत का सिलसिला डॉक्टर साहब से जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। डॉक्टर साहब, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस दफ़ा विटामिन ए के ड्रॉप्स जो हैं वो बच्चों को पोलियो के कतरों के साथ साथ क्यों पिलाए जा रहे हैं? तो या इन विटामिन ए के ड्रॉप्स का कितना फ़ायदा है, या पूरी जो हमारी कौम के जो बच्चे हैं इनमें विटामिन ए की कमी पाई गई है जो इन्हें ये कतरे पिलाए जा रहे हैं? देखिए, विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। और देखें, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आंखों के लिए बहुत बेहतर है ना, और उसके लिए बहुत बेहतर है। और ये आपसे नहीं है विटामिन ए, तो हमने आज से तकरीबन 20 साल पहले WHO की एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैं बैठा था, तो ये हमने डिसाइड किया था कि हमारे बच्चों को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। अच्छा। और विटामिन ए देना चाहिए। अच्छा, विटामिन ए का जो रोल है वो बहुत ज़बरदस्त रोल है। विटामिन ए आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, यानी मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है, आपकी स्किन को बेहतर करता है। हम मीज़ल्स के अंदर स्पेशली, यानी खसरा जो निकलती है, तो उसमें विटामिन ए को हम मैंडेटरी देते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग रोल है इसका, विटामिन ए का। और हमारे मीज़ल्स भी जो है इस वक्त मौजूद है, खसरा जिसको हम कहते हैं, दुनिया से रेडिकेट हो चुकी है, लेकिन स्टिल ये वायरस आता है, लेकिन बहुत नहीं है, लेकिन आता रहता है। तो इसलिए हम विटामिन ए साथ में देते हैं पोलियो के। अब ये इनको इंक्लूड भी इसीलिए किया है कि मीज़ल्स जो जब भी आपके यहाँ जो है वो एपिडेमिक हो, तो फ़ौरन आप उसको, मतलब उससे उसका मुदाफ़ती निज़ाम है उसको बेहतर करें। विटामिन ए हिफाजती टीकों में टीका लगता है ना इसका बच्चों को? जी लगता है, 9 मंथ पे लगता है, 9 मंथ पे, 15 मंथ पे इसका बूस्टर भी लगता है। अच्छा। तो 9 मीज़ल्स है, लेकिन ज़ाहिर वायरसेस हैं, जैसा इस वक्त जो है डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस जो है दोबारा अमेरिका में आ गया है, वापस आ गया है,
तो अब होता है ये वायरस तो दोबारा पैदा हो जाते हैं समटाइम्स। ये जैसे पोलियो है पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो गया, स्मॉल पॉक्स है पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो गया, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि जो दोबारा से जो है उन आ जाते हैं। ठीक है। जब वो आ जाते हैं तो उस दायरे उसके जो बीमारी भी आ जाती है साथ में। तो विटामिन ए का रोल बहुत अच्छा है, उसका मुदाफ़ती निज़ाम बढ़ाना है ना हमें। जी 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 तो जी। ये इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है। और फिर हमारे बच्चों की विटामिन ए का जो रोल है जो आँखों के लिए इस पे बहुत बड़ा है। यानी अच्छा। बच्चों में जो बच्चों में या बड़ों में अगर कभी आँख रात में नज़र नहीं आ रहा है तो समझ ले इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर दूं कि जो आपकी बीनाई है इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है विटामिन ए का। दूसरा मुदाफ़ती निज़ाम के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हमने मुदाफ़ती निज़ाम ही तो बच्चों का बेहतर करना है ताकि वो बीमारियों से जो और आने वाले पोलियो तो हम कर ही रहे हैं तो साथ साथ विटामिन ए के ड्रॉप भी दे रहे हैं। विटामिन ए के ड्रॉप्स का रोल ये है कि आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है। जब मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर होगा तो आपकी बॉडी जरासीम से लड़ने के काबिल होगी। जब जरासीम उसमें चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया हो जब जाएंगे तो बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड होगी। हाँ। और वो प्रिपरेशन की वजह से आप बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चों ने आजकल ग्लासेस लगाए हुए हैं जो, तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी है इसमें या ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है स्पेशली जब होती है तो उसकी वजह से जो रात में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता। अच्छा। ठीक है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं हम। तो लेकिन ये जो बच्चों में चश्मे लगना ये तो हेरिडिटरी भी हो सकता है, फैमिलियर भी हो सकता है। और ये टैब वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत टैब वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ज़ाहिर आप किसी भी चीज़ को उसको आप जो है ना एग्जॉस्ट करेंगे। हाँ। तो उसका इफेक्ट नज़र तो आएगा ना, तो ये वजह भी हो सकती है। लेकिन यूजुअली जो बच्चों में चश्मे नज़र आते हैं हम इसको यही कहते हैं कि वो या तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रीडिंग हैबिट है या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं या फिर उनकी फैमिली के अंदर चल रहा है तो उनको ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब वापस आते हैं पोलियो के मौजू की जानिब। आप क्या समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में किस तबके को मतलब सबसे ज़्यादा शक व शुबहात हैं पोलियो के खतरों के हवाले से? मेरे हिसाब से तो जितने भी हमारे जो तबका मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ओवरऑल हमारी एजुकेशन कम है और हमारे कम पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग हैं। और सेकंड कुछ हमारे जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं और उनको बहुत ज़्यादा बिलीव है तो वो यही समझते हैं कि जो ये मगरिब ने बनाया है ये हमारे लिए सही नहीं है, ये इस्लाम के अगेंस्ट हैं। तो इसलिए उनके जहन में एक सवाल उठता है कि ये पोलियो ड्रॉप्स है, ये कोविड के हवाले से आप देख लें कितनी ज़्यादा रूमर्स फैली हुई हैं कि जी वैक्सीन सही नहीं है, वैक्सीन ख़राब है और जो है ये आपको इसके ज़रिए कोई जो है चिप आपके जिस्म में डाली जा रही है जिसकी वजह से आपको जो है वो मतलब पूरा आपका बायोडेटा बायोग्राफी मतलब अजीब तरह के अजीब ही और गरीब किस्म की जो है वो लोगों के जहन के अंदर सवालात उठ रहे हैं। इसी तरह पोलियो का भी यही है कि पोलियो जब मतलब उस लोगों के जहन में सबसे अहम चीज़ थी। मैं आज तक के मैं 8 से 10-15 साल पहले की बात है, हमारे कुछ हमारे मतलब एक तो एजुकेटेड लोग हैं सो कॉल्ड, ख़ास तौर पे मैं नाम नहीं लूँगा, एक अखबार है उस अखबार के अंदर बड़ा उसके अगेंस्ट चला ना। अब ये एक ख़बर जो होती है आप मीडिया के थ्रू अगर आ जाए तो वो एक जैसे कहते हैं ना ब्लास्ट होता है। हाँ। अब कहने को तो वो एक खबर होती है, अब उसने लिख दिया कि जी इसमें ये खराबी है, या मैं यहाँ बैठ के या आप बैठ के यहाँ पे कुछ बात कर देते हैं कि जी इसमें ये खराबी है। अब पूरी दुनिया देख रही है इसको और वो बात फिर फैलती है। ना मानने वालों के लिए वो एक सबूत की तरह वो खबर बन जाती है। हाँ। बिल्कुल यही वजह है। तो उसकी वजह ये थी, ये मेरी अपनी, और ये मैंने जो इनके अपना EPI के जो डायरेक्टर थे लास्ट हमारी एक मीटिंग हुई थी तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया था। मैंने कहा आप इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं, कह रहा हमने उससे बात की है। मैंने फिर उसके बाद वो आके ख़बर रुक गई थी। तो ये मैंने कहा मेरे पास आके उसने मैं पोलियो ड्रॉप डाल रहा था तो उसने वो अखबार मेरे पास ऐसे फेंका है आके। मैं तो मतलब एक्टिव प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। तो ये देखें, आप कह रहे हैं नहीं है, ये देखें ये खबर है, ये आप तकरीबन 10-15 साल पहले की बात। अच्छा 10 ईयर्स अगो ना। तो उसने दिखाई, मैंने कहा ये कोई अथेंटिक अखबार है, क्या बात कर रहे हो तुम, तो मुझे चलो तुम ला के दिखाओ कोई रीनाउंड किस्म का अखबार। तो इस तरह एक खबर
वो क्या करती है, आपके सारे काम का सत्यानाश कर देती है। तो जब तक आपके अंदर कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आपके पॉलिटिशियंस हों, चाहे आपके स्टार्स हों, चाहे आपकी पूरी कौम हो, सरदार हो, जो भी हो, जब तक कंसेंसस नहीं होगा तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। और ख़ास तौर पे मीडिया का तो बहुत अहम रोल है। अगर मीडिया में कोई एक खबर आती है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू आए, चाहे वो प्रिंट मीडिया के थ्रू आए, चाहे वो आपके चैनल्स के थ्रू आए, तो किसी भी मीडिया पे अगर एक खबर आती है, चाहे उस पर कोई उनकी तहकीक हो या ना हो, अगर वो खबर बनती है तो वो उसका जाके बराह रास्त इफेक्ट पड़ता है। और उन लोगों के लिए, जैसे आपने कहा, कि वो एक प्रूफ बन जाता है, एक सबूत हो जाता है कि देखें मीडिया पे आ रहा है, आप कह रहे नहीं है। सही बात, तो ऐसे ही हमें रोकना है इसको। और अगर कोई इस तरह का है, हाँ, अब टीवी पे आके आप बात कर जाएं, ये अपने एक आर्टिकल लिख दें, ये खबर बना के आप प्रिंट कर दें, तो उसका इफेक्ट आपने तो कर दिया, ठीक है, उसका इफेक्ट फिर पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। ट्रू। मुझे याद है वो पोलियो के हवाले से वो तस्वीर जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं, भुट्टो साहिबा, वो अपने हाथों से जो है वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के इस मुहिम का आगाज़ कर रही होती थी। इसी तरह हमारे जितने भी वज़राए आज़म रहे हैं और जो सियासी कायदीन हैं, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, और मुख्तलिफ़ शोबाजात के जितने भी कायदीन हैं, सब ने अपना रोल प्ले किया। अवाम को अपना रोल प्ले करना है। अभी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम एक बड़े पैमाने पे जो है अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हम जहाँ इधर उधर की बातें और ख़बरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं, तो क्यों ना कि पोलियो के हवाले से चंद अल्फाज जो है वो शेयर किए जाए। एक्सीलेंट आइडिया है ना, एक्सीलेंट, बिल्कुल एक्सीलेंट आइडिया है। यानी इस वक्त जो सब सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट हुआ है पूरी दुनिया में कि आप एक क्लिप बनाएं और वो डाल दें, और हर एक अगर इस तरह करना शुरू कर दे, एक जुमला लिखते हैं, एक जुमला, एक हैशटैग पोलियो का, वो उसका जो पूरा ग्रुप है, जो उसका सर्किल है, उस सर्किल में जब वो घूमेगी बात, तो इस तरह स्प्रेड होती चली जाएगी। हाँ। तो ये बहुत पॉजिटिव आइडिया है, वेरी एक्सीलेंट आइडिया, कि आप मीडिया पे जब आप फजूल किस्म की चीज़ें और टिकटॉक पे और ये बना के भेज रहे हैं, तो आप ये पोलियो के अगेंस्ट एक क्लिप बनाएं और भेजें। हाँ, तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी, आपकी भी रिक्वेस्ट होनी चाहिए, आपने की भी है, बिल्कुल सही है कि जो भी लोग मीडिया पे टिकटॉक बना रहे हैं, तो भाई पोलियो के अगेंस्ट एक बनाएं कि भाई ये पोलियो इंतहा, और जिस हवाले से बनाएंगे पूरे सोशल मीडिया पे उसको स्प्रेड करें। और सोशल मीडिया ये है कि वो हर घर में मौजूद है। बिल्कुल, आपको अपना किरदार है, बहैसियत पाकिस्तानी आपको, और एक बहैसियत नौजवान आपको एक किरदार अदा करने का एक बहुत बड़ा मौका है सोशल मीडिया की शक्ल में हमारे पास, जिसमें हम सिर्फ इस हवाले से बात कर सकते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाएं, मुस्तकबिल बचाएं, जो एक कैंपेन चल भी रही है। और आपके घर जब पोलियो वर्कर आए आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, तो उन्हें ज़रूर उन्हें वेलकम करें, उनसे अच्छा बिहेव करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं और अपना मुस्तकबिल जो है वो बचाना है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और इस हवाले से आपने बहुत ही मुफीद मालूमात जो है हमारे साथ और हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जहां हम बात करेंगे शहर कराची के मसाइल के हवाले से। आखिर ऐसी वो क्या वजह है कि जो कराची के शहरी हैं इनको मसाइल का सामना रहता है, और या इनके मसाइल को हल नहीं किया जाता, या इनके मसाइल हल नहीं होते। पाकिस्तान के और बड़े शहर, वहाँ पे अवाम को मतलब उन मसाइल का सामना नहीं है जिन मसाइल का सामना आज तक कराची के अवाम को है। वो चाहे सड़कों के मसाइल हों, वो चाहे ट्रैफिक के मसाइल हों, वो चाहे तालीम के मसाइल हों, वो चाहे कचरे के मसाइल हों, वो चाहे सीवरेज के मसाइल हों या पार्किंग के मसाइल हों, हर जगह पे उन मसाइल को काबू कर लिया जाता है। कराची में वो इतनी आसानी से क्यों काबू नहीं होते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इस वक्त किन किन मसाइल का सामना है शहर कराची को, इस बारे में बात करेंगे। मिस्टर स्टूडियो में मौजूद हैं एक सीनियर तजियाकार जनाब मुबशर मीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब, कैसे हैं आप? जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। क्या हशाश बशाश, कैसे सुबह सुबह आप इतने छोटे छोटे स्कूल बॉय कैसे लग रहे हैं?
ये फार्मूला हमें भी बताइए। ये यूनिफॉर्म का कमाल है। और हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, नौजवान सोशल वर्कर हैं अहमद दाऊद साहब। आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जनाब, ज़बरदस्त। मुबशिर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा कि आखिर कराची को किन मसाइल का सामना है, और अगर ये सारे मसाइल बुनियादी हैं तो हमारे इस शहर में मसाइल हल होते इतना वक्त क्यों ले लेते हैं? आखिर क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया फ़हीम। ये सबसे पहले देखें, दुनिया में क्या पूरी दुनिया का ये एक फार्मूला है कि किसी भी काम को करने के लिए वहाँ का एक आपको गवर्नेंस सिस्टम जो है वो इस लेवल का बनाना पड़ता है कि मसाइल खुद ब खुद हल होने शुरू हो जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, कराची हम जानते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान के दुनिया में 5वां 6वां मुल्क शहर है, और कई मुल्कों से बड़ा शहर है। जी जी। कोई अगर 2.5 करोड़ से ऊपर कहा जाए वो भी हम मान लेते हैं, 3 करोड़ के करीब कहा जाए हम वो भी मान लेते हैं। तो मासूम है 1 करोड़ 60 लाख भी मान लिए हमने वो भी मान लिए थे। लेकिन ये है कि आप देखेंगे जब इतना बड़ा शहर है और इतनी डाइवर्सिटी है, कई कल्चर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, और लेकिन यह है कि इसको जिस अंदाज से गवर्न करने की कोशिश की जा रही है कई सालों से, वो गलत है। दहाइयों होगी, अब तो 50 साल से भी ऊपर का जो पॉपुलेशन जो है, आपको पता है पाकिस्तान बनने के बाद कराची ही वो शहर था, क्योंकि उस वक्त ये कैपिटल था, एकदम इसकी पॉपुलेशन में इजाफा होता, क्योंकि जितने महाजरीन आए थे उन्होंने मैक्सिमम ने यहाँ पे रहाइश इख्तियार की थी। अब यह है कि दुनिया के जितने बड़े मुल्क होते हैं और खासतौर पर जो पोर्ट सिटी होते हैं, वहाँ का जो मैकेनिज्म हमने देखा है या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उनको स्टडी कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम होता है उस पर वो डिपेंड करते हैं। आप देखें, बड़ी अहमियत होती है न्यूयॉर्क के मेयर की, तेहरान सिटी के मेयर की, इस्तांबुल सिटी के मेयर की। क्यों? वो उसको फादर ऑफ द सिटी के तौर पर उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है, और वो पूरा उसका ये जो जितने मसाइल की हम गुफ्तगू करते हैं ना, म्यूनिसिपल इश्यूज हैं, ये सारे वो उसी फोरम पे हल होते हैं। मेरा ख्याल है कि जो माजी में ये अगर हम इसको बिल्कुल जो है ना, आप समझ लें कि ईमानदाराना तज्जिया करें ना, तो जो 2002 में हमने निज़ाम नाफिज किया था लोकल गवर्नमेंट का, और कराची का जो फार्मूला बना था वो 18 टाउन में तकसीम किया गया था, और फिर एक मेयर था, और फिर पूरे शहर की एक जो है वो आप एक तरह से असेंबली भी बन गई। वो बड़ी हद तक जो है, और पूरा शहर जो है तकरीबन 180 के अराउंड जो है वो यूनियन काउंसिल में तकसीम किया गया। वो अच्छा मॉडल था, वो मॉडल बहुत बेहतर मॉडल था। अच्छा, सिर्फ उसमें एक प्रॉब्लम है कि मसलन जैसे ही वो चलता, मजीद चलता, तो उसके साथ साथ आप चीज़ों को और बेहतर करते। वो क्या है, मसलन कराची में 6 बड़े कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जिनके हाल ही में इलेक्शन हुए हैं। बिल्कुल सही है। तो आपको कराची के लेवल पे क्या एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल की जरूरत है जिसमें तमाम दीगर भी जो एजेंसीज हैं, दीगर जो इदारे हैं, पोर्ट्स हैं, इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, सिविल एविएशन है, रेलवे है, इनको आप एक जगह जमा करें। क्यों? क्योंकि ज़मीन के बहुत से बड़े बड़े पीसीस जो हैं वो इन इदारों के पास है। लेकिन एक बड़ा अच्छा फार्मूला आया था उस वक्त 2002 के बाद, कि जब कराची में काम शुरू हुए थे तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने ये तकरीबन जिम्मेदारी लगाई थी बहुत से इदारों की कि आप भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें। तो मैं आपको याद कराता हूँ, जो कायदाबाद में ब्रिज बना हुआ है ये पाकिस्तान स्टील ने बनाया था। ओके, ठीक है। ये जो आपका कोरंगी, ये जो फ्लाईओवर्स बने हैं जहां से आपको ट्रैफिक है, ये केपीटी ने बनाया था, इसका नाम भी केपीटी फ्लाईओवर है। इसी तरह क्लिफ्टन पे एक अंडरपास है, वो भी केपीटी अंडरपास है, वो भी केपीटी ने बनाया था। तो लिहाजा जो ये इदारे, जो उस वक्त फार्मूला ये था कि जो इदारे इस शहर से कमा रहे हैं उनको इसकी तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन हुआ था कि फेडरल गवर्नमेंट भी एक पेज पे थी, सूबाई हुकूमत भी एक पेज पे थी, और लोकल गवर्नमेंट भी एक पेज पे थी। सही। तो ये है असल में कराची को लेके चलने का तरीका। सर बिल्कुल, हमें ये जो सास बहू वाले इख्तलाफात हैं, मतलब लोकल गवर्नमेंट में, सिंध गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में आपस में सारे, इन पे ज़रा ज़रूर बात करेंगे हम प्रोग्राम के थोड़े से अगले हिस्से में। अहमद दाऊद साहब, आप नौजवान कराची के सोशल वर्कर हैं और मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से आप बड़े एक्टिव नज़र आते हैं उनको हल करने के लिए।
मैं चाहता हूँ कि ज़रा अपनी नज़र से बताइए कि हमें कराची के आवाम को या शहर कराची को किन किन मसाइल का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक ऐसे इशू को हाईलाइट करने के लिए हमें मौका दिया। असल में देखें, हम घर से बाहर निकलते हैं तो ही हमें मसाइल का सामना बल्कि घर में रहते हैं तो ही मसाइल का सामना करना पड़ता है, चाहे वो गैस की सूरत में हो, चाहे वो पानी की सूरत में हो, चाहे वो बिजली की सूरत में हो। यूजली हम मतलब नहीं कि हम घर के अंदर भी पुरसुकून रह ही नहीं सकते। बाहर निकले, हम बाहर जैसे ही घर से निकलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमने डिप्रेशन अपने सर पे सवार कर लिया है। ट्रैफिक हमें मिलेगी, बदतरीन ट्रैफिक जाम हमें मिल रहा है, फिर जगह जगह पोल्यूशन, जगह जगह गंदगी, जगह जगह कचरे का ढेर, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम। एक माफिया इस वक्त काबिज हो चुका है जो ये तमाम निज़ाम को बर्बाद करने को पर लगा हुआ है। अब यकीन करें, हमने एजुकेशन के ऊपर या मुख्तलिफ इश्यूज़ को बहुत हाईलाइट करते हुए करप्शन को उजागर किया कि इतनी करप्शन हुई, ये हुआ एजुकेशन के अंदर 32 अरब हो गए, फलाना हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं कि सिंध हुकूमत के अंदर एक ऐसा इदारा है और एक ऐसा माफिया है जिसे कहा जाता है महकमा औकाफ, जो मज़ारात और मसाजिद को कंट्रोल करता है। अब यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे, उस इदारे के अंदर भी करप्शन है, यानी कि ये माफिया ने मज़ारात और मसाजिद को भी ना बख्शा। हमने एक कंप्लेन लॉन्च कराई एंटी करप्शन में, नैब में, और हमने अदालत में भी केस किया हुआ इस हवाले से। तो हमने 10 साल की ऑडिट रिपोर्ट उनसे तलब की कि भाई अब हमें बताएं कि ये पैसा जा किधर रहा है पब्लिक का। तो अभी आपको इंटरेस्टेड हो मसीह बातें बताता हूँ। तो रिपोर्ट जो तैयार हुई वो 1 साल की करप्शन की 1 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए ये माफिया 1 साल में हड़प गया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ऑडिटर जनरल सिंध भी लिख रहा है कि कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है, कोई चीज़ टेली नहीं हो रहा, पैसा जा किधर रहा है। ये एंटी करप्शन भी ये बोल रहा है, ऑडिटर जनरल सिंध भी ये बोल रहा है। अब तरीक़ेकार देखें, चंदे की पेटियाँ मुख्तलिफ मस्जिदों में लगी होती हैं, अब हम जाते हैं मज़ारत पे लगी होती है, ये पैसा ये खा जाते हैं औकाफ वाले, ये लेके चले जाते हैं, कोई हिसाब नहीं। फिर आप देखें, इनके अतराफ़ में दुकानें होती हैं, इनका किराया आता है, पूल, चादर, चप्पल, टॉयलेट, पार्किंग, ये तो देगे बनाई जाती हैं, नियाज़ें बनाई जाती हैं मुख्तलिफ मज़ारत के बाहर, इन सब के ठेके दिए जाते हैं दुकानों के, इनके रेंट आते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है उनका किराया आ रहा होता है। ये सारी चीज़ों का पैसा आखिर जा किधर रहा है? पब्लिक जेवरात तक डालती है उन चंदों के बॉक्सों के अंदर, वो पैसे है वो जेवरात जाते किधर है? तो ये माफिया, हम तो रोड सड़कों पे, इन माफिया ने मस्जिदों मज़ारत को ना बख्शा, तो फिर हम इनसे क्या तवक्का रखते हैं? कब्रिस्तान का बुरा हाल है, कब्रें आप देखने हैं, अगर ऑफिशियल फीस 10,000 15,000 है तो 2.5 3 लाख रुपए की कब्रें मिलनी, यानी कि बंदे का मरना भी मुश्किल कर दिया है कि इसको जगह मिलेगी भी नहीं मिलेगी। हम किस शहर में रह रहे हैं? हम 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर कहते हैं अपने आप को, हमारे लोगों को जरा एहसास नहीं है। और कचरे के ढेर देखें आप, कचरे के ढेर, तो आप देखें कचरे में जिंदगी हमारी गुजर रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हम बीमार किस लिए हो रहे हैं? पानी साफ हमारे पास नहीं है, धुआं हमारे पास मिल रहा है। अच्छा अहमद साहब, मुझे लगता है कि इन सारे मसाइल में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो पानी का है। पानी तो ज़िंदगी है और पानी को ही अगर इस तरह रोक दिया जाएगा और शहरियों को अगर वो बुनियादी सहूलत मुयसर नहीं होगी, इस बारे में बात करेंगे। ज़रा एक वक्फा आ गया बीच में, वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इन मसाइल के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़हीम अब्बास, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ आज मेहमानों में मौजूद है मुबश्शिर मीर साहब और अहमद दाऊद साहब। बात हो रही है शहर कराची के मसाइल के हवाले से। वक्फे से पहले अहमद दाऊद साहब, आप फरमा रहे थे, आपने कुछ मसाइल की तरफ जो है वो इशारा किया। मैं शॉर्टली आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मसला जो है इन 2.5-3 करोड़ लोगों के शहर में क्या है? मतलब आप किसी कोई एक मसला आप कहें कि ये सबसे पहला बड़ा मसला और इसको हल होने की ज़रूरत है, तो वो क्या हो सकता है? पहले पानी मुहैया होना और उसके बाद दूसरा साफ पानी मुहैया होना, क्योंकि पहले तो पानी नहीं आता, टैंकर माफिया के पास पानी इतना होता है, इतने गैलन होते हैं कि हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पर साफ पानी, अगर हमारे पास साफ पानी पीने का है नहीं तो जाहिर से बात हज़ारों बीमारियाँ जन्म लेंगी हमारे जिस्म के अंदर। और उसके लिए पता नहीं क्या सिंध हुकूमत किस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाह रही है और किस चीज़ को सामने लाना चाह रही है। कोई अभी तक, हमने 15 साल से सुन रहे हैं, जब तक मैंने तो जब से होश संभाला है तो कराची को तो मसाइल में ही देखा है। कोई ठीक है। अच्छा मुबश्शिर साहब, जैसा कि अभी अहमद साहब ने कहा कि पानी का ये एक बहुत बड़ा मसला है, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? और अगर इत्तफाक करते हैं तो इसका कोई हल भी आपके पास कोई आता होगा जहन में कि भाई? मैं इत्तफाक भी करता हूँ और इसके लिए इत्तेहाद करना चाहता हूँ। इत्तेहाद भी करना चाहते हैं? अच्छा, कि सब लोग इत्तेहाद जो है वो क्या है
कि पब्लिक जो है वो यकीनन, अब देखें कि एक बड़ी एक ना अजीब सी बात है, आम इंसान जो बहुत ज़्यादा तादाद में है ना, जिनकी आबादी ज़्यादा है, वो बेचारे मजबूर बड़े हैं, ठीक है। वो थोड़े से लोग होते हैं मुआशरे में जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके मसले जल्दी हल हो जाते हैं। लेकिन दुनिया का एक रूल है, पावर जो है वो आपके मसाइल पैदा भी करती है और पावर से आप मसाइल हल भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर पावर अब्यूज हो जाए, जैसे कि अभी ये पावर अब्यूज हुई है कि जो जिनके पास पावर है वो पानी बेच रहे हैं, ये पावर अब्यूज है, और जिनके पास और दूसरे लोगों के पास पावर है वो उनसे पानी ले लेते हैं, वो जैसे भी लेते हैं, ठीक है, पैसे से, वो पैसे से लेते हैं या ताकत से लेते हैं, उनकी पोजीशन ऐसी है। मसलन पुलिस अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है, जजेस हैं, और मिनिस्टर्स हैं, इसी तरह और भी शोबों के लोग जो हैं, जो पावर्स में हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो पानी ले लेते हैं। उनको पानी का इशू नहीं है। पानी का इशू किसको है? आपको है, मुझे है, जो हर हफ्ते टैंकर वाले को फ़ोन कर रहा है, उधर फ़ोन कर रहा है, उधर कर रहा है। लेकिन मेरी जो अपनी एक स्टडी है इसके ऊपर कि कराची में पानी इज़ इनफ फॉर एवरी पीपल, पानी है। अच्छा, पानी है। सिर्फ ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसी होती है ना, कभी प्याज की, कभी वो उसकी अदरक की, और कभी टमाटर की, ठीक है। ये इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है कि आप पानी की मैनेजमेंट ख़राब करते हैं ताकि पानी बिके। अब पानी जो है, जो बेचारा मस्कीन आदमी, लोगों को हेपेटाइटिस हो रहा है, वो पानी पूरा नहीं पी पा रहे, कनस्तरों में पानी खरीदा जा रहा है, पानी की शॉर्टेज पैदा की जाती है, पाइप से पानी आ सकता है, नहीं दे रहे। सर इसके अलावा एक तो पानी आ सकता है, दूसरा जिस तरह अभी हाल ही में वो ग्रीन लाइन बस का मंसूबा और दूसरे इतने 100 अरब के वादे, और मतलब कराची के हवाले से अच्छे प्लान्स हैं, मगर जितने भी शहर जो समंदर के किनारे हैं वो समंदर के पानी को जो है वो इस्तेमाल के काबिल बना के बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक प्लांट जो है उसका जिक्र कर लेते हैं, हाँ, जो मेरा ख्याल है 15-16 साल पहले वो प्लांट जो है वो लगा था। अब देखें इसमें ना करप्शन कैसे होती है। सबसे पहले उसमें डेलिबरेटली क्या हरकत की गई कि मशीन जो है वो पुरानी तरीन जो है वो लाई गई, जो आके मेरा ख्याल है कि शायद 2 महीने भी नहीं चली और वो ख़त्म होगी, और अपने बैंक से उसके ऊपर लोन भी लिया हुआ है, ठीक है। फिर यह है कि कराची का साहिल गंदा है। हाँ। क्यों गंदा है? कि आप सीवरेज डाल रहे हैं, कचरा जा रहा है, कचरा भी जा रहा है, वेस्ट वाटर भी जा रहा है, बगैर ट्रीटमेंट के जा रहा है। तो आपका तकरीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पानी गंदा है, ठीक है। आपको पानी कहाँ से लेना चाहिए? दूर से लेना चाहिए, ठीक है। इनटेक जो है वो आपका लंबे पाइप लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उस प्लांट के लिए पाइप नजदीक लगा दिया गया था। अब उसके अंदर कचरा भी आ रहा है, मछलियां भी आ रही हैं, वो उसको बंद करने में मुआवन साबित हुआ और जल्दी बंद हो गया। अच्छा, फिर मेंटेनेंस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता हमारे यहाँ उस तरह? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, अभी भी मैंने किसके ऊपर लेटर लिखा था, एक वाटर कमीशन बना था हमारे। सर मैं माजर चाहता हूँ, पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर एक वक्फा है। आप नहीं इसका हाल सुनना चाहते तो मैं क्या करूं? हाल हम सुनाएंगे, जरा तफसील से सुनाएंगे और आवाम को इंतजार के साथ सुनाएंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में आज हम कराची के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। मेहमान हैं हमारे साथ मुबशर मीर साहब और अहमद दाऊद साहब। मुबशर मीर साहब, वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ एक आज से तकरीबन 15 साल पहले एक ऐसा प्लांट लगा था समंदर में, जिससे ये एक ख्याल किया जाए, डिसैलिनेशन करता था, वो ख्याल किया जा रहा था कि अवाम के काम आएगा ये समंदर का पानी ट्रीट होके। सर अच्छा, अब देखेंगे कराची के जो सोर्स हैं पानी के, जो पानी आप हमें मिलता है, एक हमें हब रिवर से मिलता है, वहाँ पे हब डैम है, ठीक है। एक ठट्टा के पास झील है जिसमें पानी जो है वो दरिया सिंध का होता है, ठीक है। ये 2 बड़े सोर्स हैं। तीसरा सोर्स आपने समुंदर का बताया, जिसको हमने शुरू किया था लेकिन वो हमने ख़राब कर दिया। लोग बोरिंग भी करवा के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा भी है, खारा पानी आता है,
लेकिन कई कामों के इस्तेमाल हो जाता है, सफाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लोग उसकी तरफ भी चल पड़े। बेतहाशा बोरिंग होती है, आप बोरिंग के लिए टाइम लेने जाएंगे, आपको बोरिंग वाला का टाइम नहीं मिलेगा, इतनी बोरिंग होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये बुनियादी ज़रूरत है, जैसे आपने शुरू में कहा। अब मैनेजमेंट जो है वो वाटर बोर्ड के पास है। वाटर बोर्ड जो है पहले होता था सिटी गवर्नमेंट के पास, अब वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। कब से है? 2008 से। अच्छा 2008 से इन्होंने अपने जिम्मे ले लिया। इन्होंने कहा जी ये हमारे पास होना चाहिए, एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और एक ये। उससे पहले रेंजर्स चला रही थी। अच्छा, क्यों वैसे इनके पास है दो? उससे फायदे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, फायदे बहुत घर का पानी। अच्छा, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ, जो लोग हमें सुन रहे हैं, कि मैं आपको बताऊं कि 2001, 2002, 2003 से लेके 2008 तक, ये सिंध गवर्नमेंट के पास जाने तक, जो नॉर्मल टैंकर है 3000 गैलन का, मैं खुद 375 रुपए में खरीदता रहा हूँ। 350। अब आप इसको मजाक समझेंगे, 375 रुपए में, ठीक है, बल्कि हम उसे 400 रुपया दे देते थे। अच्छा। ठीक है, तो वो जिस दिन गवर्नमेंट बनी, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट जो है वो बनी, उसमें MQM शामिल थी, पीपल्स पार्टी शामिल थी, ANP शामिल थी। अगले दिन ही टैंकर 1200 का हो गया, जो आज वो टैंकर 6000 का मिलता है। वो भी मुश्किल से। मुश्किल। हाँ, वो भी शॉर्ट हो तो जाता ये है भाई कि वो आप 12 सालों में आप देखें, हम तो कहते हैं ना चीनी इतनी हो गई, फलाना पेट्रोल इतना बढ़ गया, भाई ये पानी का टैंकर भी बताओ कितने का बढ़ गया। अच्छा, जो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि अमीर मुस्लिम हानी जो जस्टिस है, उनकी सरबराही में कराची बादमनी केस में एक वाटर कमीशन बना था। मैंने भी उसमें एक लिखा था लेटर कि जी पानी के सोल्यूशन, मैं जिस इलाके में रहता हूँ मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। अब वहाँ पे जो स्टोरेज टैंक है जब से खराब है, ठीक है, पानी जो वहाँ पे, जब आपकी धाबेजी से 2 लाइनें होती हैं ना, तो एक शहर की उस साइड पे हो जाती है, एक शहर की इस साइड पे आती है। अब वो उसकी टेल पे जो है ये क्लिफ्टन कंटोनमेंट है, DHA है। DHA एक बड़ी मार्केट है वाटर टैंकर की। अगर DHA को पानी मिल जाए तो वाटर टैंकर वालों की मौत वाकया हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि ये बड़ी मार्केट है, वो इसको पानी पूरा नहीं देना चाहते। यानी ये खरीद सकते हैं आसानी से? नहीं, खरीद तो सकते हैं, खरीद तो और भी सकते हैं, लेकिन ये बहरहाल एक बड़ी मार्केट है, क्योंकि इसकी बोरिंग भी खारा पानी निकल रही है। ठीक है। और पथरीली जमीन है, उन्हें पता है इनको पानी तो इसी तरह ही चाहिए। अगर वही पाइप जो अब जब आती है मुख्तलिफ कायदाबाद के रास्ते से गुजरती हुई, कोरंगी को क्रॉस करती हुई, बीच में से पानी जा रहा है, वो लिया जा रहा है और चोरी भी हो रहा है, और आखिर पे पानी शायद 20% बच जाता है। तो मुझे बताइए कि जब वो तो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करता, फिर उनको टैंकर्स चाहिए, और टैंकर्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंपनियां बेच रही हैं। अच्छा, अब ये है कि फौरी मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये डेडिकेटेड पाइप DHA के लिए आ जाए, 60 किलोमीटर की है, तो पानी की मार्केट जो टैंकर्स के हाथ में है उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। ये मैंने लिखा। तो ये रोल कौन प्ले कर सकता है? ये आपको लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, या फेडरल गवर्नमेंट, या तो देखें या कोई गैर मुल्की ताकतों को आना पड़ेगा इसका लिए? देखिए, वैसे तो असूली तौर पर ये कंटोनमेंट बोर्ड को इनिशिएटिव लेना चाहिए। अच्छा। और वो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के साथ जो है वो दोनों से बात करें कि अगर वो भी अगर इसमें मुलविस हैं उनके लोग, तो फिर तो मुश्किल है। लेकिन आप सोचें कि जब चीफ जस्टिस और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, जो वाटर कमीशन उन्होंने दे दी, रिकमेंडेशन दे के चले गए, वो सोल्यूशन नहीं पूरा कर सके, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद हैं जिनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं इस कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अहमद दाऊद साहब, आप इस पानी के मसले के अलावा और क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पे हल करने की ज़रूरत है? इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। वक्फा फिर एक दरमियान में खड़ा है। आए जी, एक वक्फे से ज़रा मिल के वापस आते हैं। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मुबशिर मीर साहब और अहमद दाऊद साहब हमारे साथ न्यूज़ कैफ़े में आज मौजूद हैं, और न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं शहर कराची के मसाइल के हवाले से। वक्फे से पहले पानी के सबसे बड़े मसले के हवाले से हमने बात की, और अभी आगे बढ़ते हैं, अहमद दाऊद साहब से बात करते हैं। अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि पानी का मसला जो है, इस पे तो हुक्मरानों को संजीदगी से हल करने की ज़रूरत है ही है, इसके अलावा और कौन से वो मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पर जो है वो काम करना है? सबसे पहले हेल्थ
और एजुकेशन। हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स का हाल बुरा है इस वक्त, और ऐसे सरकारी अस्पतालों का, सरकारी अस्पताल हो बल्कि प्राइवेट भी इस वक्त माफिया बने हुए हैं। आप यकीन करें, मैं अपने बच्चे को लेकर गया, बुखार हुआ सिर्फ, और उसको कुछ मेडिसिन दी, एक डॉक्टर चेक करें, ट्रेनिंग डॉक्टर्स, आप बोला कि वो कमर की हड्डी का आपका पानी का टेस्ट होगा, बच्चे का गर्दन तो बुखार है, 10 दिन तक ये मेडिसिन चलाए। मैंने सीनियर डॉक्टर को चेक कराया, उसने बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेडिसिन इस्तेमाल करो। आप यकीन करें, ये तो हम मालूमात कर लेते हैं। अगर कोई आम बंदा हो, मतलब क्या ऐसे लोग लोगों की जान से खेल रहे हैं, ऐसे लोग आ गए, ऐसे ट्रेनिंग डॉक्टर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हेल्थ के ऊपर है। हॉस्पिटल इस वक्त माफिया है कि 20,000 रुपये आप जमा कराओ, फाइल आपकी आगे बढ़ेगी, इसके बाद ट्रीटमेंट चलता रहेगा। बंदा मर रहा हो, लोग अपने पैसों की पड़ी हुई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल बुरा है इस वक्त। प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी है माफिया बने हुए हैं, पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन के ऊपर हमारा बिल्कुल